नमस्ते। रिसर्च इन हिस्ट्री, इतिहास का संशोधन, ये हम सीख रहे, अध्ययन कर रहे। उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है, ये इस सेशन में हम जानने वाले हैं। मनुष्य इतिहास लिखता गया, उससे वो अभिव्यक्त होता गया। हर काल में उसके अलग अलग डायमेंशन रहे, अलग अलग स्वरूप रहे और आगे भी बदलते रहेंगे। तो ये जो सब इतिहास रहा, जो मनुष्य ने अभिव्यक्त किया, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सब जानते समय हमें इसमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, मालूम करनी पड़ेगी। जैसे कि हम पहला जानेंगे कि एकदम आरंभिक अवस्था में मनुष्य ने इतिहास को किस तरह से अभिव्यक्त किया। उसके बाद जो ब्रॉन्ज एज जिसे कहते हैं, कांस्य युग, जिसमें सब पुरातन संस्कृतियां मौजूद थी, उसमें किस तरह से मनुष्य ने इतिहास को रखा। फिर प्राचीन बेबीलोनिया संस्कृतियां थी, उसमें किस तरह से मनुष्य ने इतिहास को अभिव्यक्त किया। उसके बाद अपनी सिंधु संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन आती है, उसमें मनुष्य ने किस तरह से इतिहास को अभिव्यक्त किया। फिर बहुत प्राचीन इजिप्ट और अफ्रीकन लोगों की संस्कृति आती है। उसके बाद चाइनीज आते हैं, उनकी प्राचीन संस्कृति। उसके बाद हमारे यहाँ वेदों का समय रहा, पाली संस्कृत भाषा का एक युग रहा। उसी समय में, प्राचीन समय में, ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक इतिहास किस तरह से लिखा गया। पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, मायन एम्पायर जो थे, उनका इतिहास किस तरह से रहा। और अरब लोग जो थे, उन्होंने किस तरह से इतिहास लिखा। ये तो सब प्राचीन समय की बात हुई। उसके बाद मध्य युग का आरंभ होता है। उस समय पे किस तरह से इतिहास को लिखा गया। और आधुनिक काल में इतिहास किस तरह से प्रस्तुत हुआ। 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में इतिहास को किस तरह से रखा गया। और आज अभी के नए दौर में इतिहास किस तरह से हम लिख रहे, जान रहे, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। तो स्वाभाविक इसकी शुरुआत हम करते हैं। जैसे बहुत प्राचीन समय में अगर हम जाते हैं, जैसे मनुष्य एक आदि मानव से, वानर से नर बना, ऐसा भी कह सकते हैं। उसकी जो शुरुआत हुई, वो तो बहुत सारे खोज के बाद ऐसा मालूम होता है कि अफ्रीका के आसपास से इंसान हर जगह पे फैला। अब देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कौन से समय में इंसान कैसे गया, ये सब दिया हुआ है। तो आरंभ में मनुष्य तो एक हंटर था, शिकारी था। प्राणियों के शिकार मनुष्य करता था और शिकार करते करते वो अपने जीवन को जीता था। बहुत घने जंगलों का समय था वो। उस समय पे मनुष्य उस तरह से जीता था। हमेशा उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। उसने अपने पास कुछ हथियार भी बना लिए थे। उसके बाद उसको खेती कैसे करते हैं उसका ज्ञान हो गया और वो खेती करने लगा। और जैसे जैसे खेती करने लगा, वो स्थिर हो गया। फिर उसने घर बनाए, बस्तियां बनाई, प्राणियों का पालन किया, उसका परिवार बन गया। एक तरह से, इस तरह से इंसान का ये शुरुआत का दौर है, जिसको स्टोन एज भी कहते हैं, आरंभिक दौर है इंसानी जीवन का। उस वक्त तो कुछ लिख नहीं पाता था, परंतु उसने कुछ भी, इंसान ने जो भी कुछ गुफाओं में लिखा है, पत्थरों पे कुछ सितारा है, उसी को हम इतिहास कह सकते हैं, या उसकी अभिव्यक्ति खुद के मन के ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद एक समय है ब्रॉन्ज एज, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्य युग, जिसमें बहुत धरती की प्राचीन सभ्यताएं आती है। जैसे मेसोपोटामियन कल्चर, हड़प्पा कल्चर, इजिप्ट के कल्चर, मायन कल्चर, एंशियंट चाइनीज कल्चर, ये बहुत प्राचीन 5 सभ्यताएं मानी जाती है। मेसोपोटामियन तो सबसे पुरानी है, ऐसा भी कहते हैं, जो हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व
3500 से 5000 बीसी के आसपास थी। उसी समय में हड़प्पा कल्चर, इंडस सिविलाइजेशन में सिंधु संस्कृति भी हम उसे कहते हैं, जिसका साधारणतः युग 3300 से 1900 बीसी तक कहा जाता है। इसके आसपास ही इजिप्ट कल्चर हो, इजिप्शियन कल्चर हो, उसका जो समय है वो तो 3150 से 30 बीसी तक माना जाता है। और ऐसी प्राचीन ये 3 संस्कृतियों के साथ साथ हम लोग जानते हैं कि 500 बीसी से 1000 एडी तक मायन संस्कृति रही, क्योंकि आज का अमेरिका जहाँ पे बसता है वहां रही। एंशियंट चाइनीज, ये भी बहुत ही पुरानी संस्कृति रही है, 1600 बीसी से 1047 बीसी तक, जिसमें से हम पहला एंशियंट बेबीलोनियन कल्चर और उस समय का इतिहास इसको जानते हैं, जान लेते हैं। हम लोगों को मालूम है कि जिसको हम बेबीलोनियन कहते हैं उसको तो मेसोपोटामिया करके जाना जाता है। मूल संस्कृति मेसोपोटामिया, जिसमें सुमेरियन लोग रहे, बेबीलोन कल्चर रही, एसीरिया कल्चर रही और कैल्ड्रिया कल्चर रही। ऐसे 4 लोग उस समय पे हुए, 4 सभ्यताएं ऐसी प्रवाहित होती रही। बहुत पुराना समय था वो। उस समय में अगर ये देखते हैं तो ये जो बेबीलोनियन या मेसोपोटामिया कल्चर थी, ये कहाँ विकसित हुई? सबसे पुरानी संस्कृति। मेसो मतलब डिस्टेंस, 2 जगह का डिस्टेंस, 2 जगह के बीच का डिस्टेंस, अंतर, 2 नदियों के बीच ये संस्कृति विकसित हुई। यूक्रेस और टिग्रिस, ये जो नदियां है, इसके बीच में ये संस्कृति विकसित हुई, जिसमें इराक, फिर सीरिया, तुर्क, ईरान और कुवैत, ये सब आता है। ये जगह पे ये संस्कृति विकसित हुई। शुरुआत में तो यहाँ पे सुमेरियन आए, फिर बेबीलोनियन, फिर एसीरिया और फिर कैंड्रियन, इस तरह के लोग रहे। यहाँ पे जो एमोराइट रहे, उसमें ही हम्मुराबी नाम का जो ये राजा दिखता है, ये हम्मुराबी राजा, ये बहुत महत्वपूर्ण राजा हुआ। ये अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उसने बहुत ही कड़क, ऐसे बहुत ही एग्रेसिव ऐसे कानून की संहिताएं बनाई थी। आग के बदले आग, खून के बदले खून, इस तरह का उसका एक तरह का व्यवहार था, लॉ था। उसने वो लॉ बनाया था, हम्मुराबी की संहिता, कोड ऑफ हम्मुराबी, ये बहुत इतिहास में प्रसिद्ध है। तो हम हम्मुराबी के लिए ये एक हम बेबीलोनियन या मेसोपोटामिया को जानते हैं। उसके बाद अगर देखें तो इंडस सिविलाइजेशन अपने भारत की संस्कृति है। सिंधु संस्कृति जिसे हम कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी इसे कहते हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये भी नदी के पास ही निर्माण हुई, नदी के पास। तो स्वाभाविक ही सभी प्राचीन संस्कृतियां नदियों के पास ही निर्माण हुई। और ये सिंधु संस्कृति की जो स्क्रिप्ट है, ये आज तक हम नहीं जान पाते कि किस तरह से वो लोग लिखना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। तो ये जो सिंधु संस्कृति थी, इसका इतिहास हम उसकी जो भौतिक मटेरियलिस्टिक सोर्सेस है उससे ही पता कर पाते हैं। अगर वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से ज्ञात हो गई तो हम अच्छी तरह से उसका इतिहास समझ पाएंगे, परंतु उसके जो अवशेष है, वो अवशेष उसका इतिहास व्यक्त करते हैं। सिंधु संस्कृति की नगर रचना हो, वहाँ के रास्ते हो, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, ये तो सिद्ध करता है कि वो उस समय पे लोगों को गणित का, भूमिति का, मैप बनाने का ज्ञान जरूर रहा होगा। 1000 के आसपास छोटे बड़े गांव और नगर इसके खोज में पाए गए हैं। आज का जो पाकिस्तान है, सिंध है, गुजरात, राजस्थान तक ये संस्कृति फैली हुई थी। और ये जो संस्कृति थी वो स्वाभाविक ईसा पूर्व 3300 से 1900 के आसपास ये संस्कृति रही होगी। इसमें जो इतिहास लिखा वो तो कुछ स्क्रिप्ट के कारण हम लोगों को अज्ञात है, परंतु उसके जो अवशेष मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, उससे हम ये सभी सिंधु संस्कृति या इंडस सिविलाइजेशन का इतिहास जान पाते हैं। इसके बाद एंशियंट अफ्रीका में इजिप्शियन संस्कृति, ये भी बहुत प्रसिद्ध सुपरिचित संस्कृति धरती पर हुई है।
अफ्रीका के आसपास नाइल रिवर जो है, नाइल नदी जो है, वो नदी के आसपास ये इजिप्ट संस्कृति का निर्माण हुआ। बहुत प्रसिद्ध संस्कृति है, नाइल के आसपास विकसित हुई। अफ्रीका के अंदर ये सब एरिया आता है, अफ्रीका आज का। वहां पे जो राजा थे, वो राजाओं को सूर्य का अंश माना जाता था, ईश्वर का अंश माना जाता था, उसको फेरो कहते थे, फेरो। और ये फेरो को बहुत ही वहां की प्रजा मानती थी, उनमें कुछ दैवी गुण है ऐसा भी मानते थे। और जब ये लोग मृत हो जाते थे तो उनके लिए पिरामिड बनाए गए। तो पिरामिड में जो डेड बॉडीज थी उनको कुछ लेप लगा के, एक विशिष्ट ऐसा रसायन लगा के उनको उसके अंदर रखा जाता था। ये जो पिरामिड्स है, ये इजिप्शियन संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। और उसमें ममीज अर्थात डेड बॉडीज को लेपन करके रखा जाता था, तो ये ममीज भी बहुत ही प्रसिद्ध थे, माने जाते। और वो जो पिरामिड्स बने, इतने बड़े बड़े लाइमस्टोन्स के पत्थर उस समय पर रखे, वो कुछ ऐसे भी कुछ लोगों की धारणा बनी थी कि कुछ ये अलायनस ने बनाए, परग्रह जीववासियों ने बनाए, क्या ऐसे भी कुछ लोगों ने मान्यता बनाई थी, परंतु ये इंसान ने ही बनाए। इजिप्त में क्लियोपात्रा नाम की रानी हुई, जिसका आप फोटो देख रहे हैं, जहाँ के उसके आजू बाजू में दो शेर ऐसे बैठे हुए, ये क्लियोपात्रा। ये जो रानी थी, ये बहुत ही इतिहास में बहुत उसके ऊपर लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा है, साहित्य में नाटक हुए, कादम्बरियां हुई, निबंध हुए उसके ऊपर। ये बहुत ही सुंदर रानी थी उस समय की, प्राचीन इजिप्त की। और वो काफी चतुर भी थी, होशियार भी थी और सुंदर भी थी। तो उसका, उसकी राजनीति, उसकी संपत्ति, उसका सौंदर्य, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। वो भी एक इतिहास का एक अच्छा सोर्स ऐसा माना जाता है। ये किस तरह से अफ्रीका में, इजिप्त में ये है। बाद में इजिप्त जो है वो तो धीरे धीरे अलेक्जेंडर के समय तक तो खत्म ही हो गया। इसके बाद चाइनीज संस्कृति भी बहुत पुरानी है। चाइनीज लोग बहुत पुराने, उसमें 7 राजघराने हुए। और ये 7 राजघराने जो हुए, तो उन्होंने अपने अपने समय पे अलग अलग तरह के काम किए। उस समय पे जो इतिहास लिखा गया, कन्फ्यूशियस नाम का जो बहुत बड़ा ज्ञानी उस समय पे हुआ, जैसे भारत में चाणक्य हुआ, वैसे कन्फ्यूशियस वहां पे हुए। और कन्फ्यूशियस ने सब उस तरह के जीवन दर्शन जो थे पुराने चाइना के संस्कृति को, उसको लिखा है। उनके शिष्य भी हुए, शुंजी और मेंसियन। शुंजी जो थे तो वो तो एकदम ही समझते थे कि दुनिया बहुत खराब है और मनुष्य का स्वभाव नकारात्मक है, और बहुत ही खूंखार तरीके से वो उन्होंने नकारात्मकता से उसको लिखा। परंतु मेंसियन मानते थे कि बहुत ही अच्छा है मनुष्य का स्वभाव, और उस तरह से उन्होंने चाइना के जीवन दर्शन के बारे में लिखा है मेंसियन। और भी काफी लेखन हुआ, जैसे कुछ बाद में बुद्ध धर्म भी वहां पे गया, ताओ नाम का धर्म भी था। उन्होंने भी काफी अच्छा लिटरेचर प्राचीन चाइना के समय पे लिखा हुआ है, जो कि आज भी एक बहुत अच्छा ऐसा एक सोर्स माना जाता है इतिहास का। और प्राचीन चीन की संस्कृति, उस समय के राजा, उनके अलग अलग घराने, डायनेस्टीज, उसका ज्ञान इससे अपने को होता है। चीन के जीवन दर्शन का ज्ञान भी उससे होता है। बहुत प्राचीन संस्कृतियों में वैदिक संस्कृति ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उस प्राचीन भारत की ये संस्कृति संस्कृत पाली लिटरेचर से बहुत भरी पड़ी है। शुरुआत में वेदों का उदय हुआ तो मुखदगत थे, मुख से कहे जाते थे, बाद में लिखने की समस्या सब शुरुआत हो गई। तो ऋग्वेद आया, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और आखिर में अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद बने। उसके बाद उपनिषद भी बने, स्मृतियां बनी, अलग अलग ऋषियों ने स्मृतियां लिखी, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ऐसे ऋषियों ने स्मृतियां लिखी, वेदों की स्मृति, उसका स्मरण के लिए स्मृतियां लिखी गई। पुराण जैसी कथाएं भी बनी। तो ये सब बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य बना। वेद हो गए, उपनिषद हो गए, श्रुतियां स्मृतियां हो गए, निबंध भी हुए, प्राचीन समय पे नाटक भी बहुत लिखे गए। आर्य चाणक्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ भी बहुत प्राचीन समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये ऐसा प्रभाव। और भारत में रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य भी बने, निर्माण हुए, बाद में लिखे गए।
तो रामायण की कथा है, महाभारत की कथा है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि भारत क्या प्राचीन इतिहास ही रहा। मानो आज का इतिहास तो हम बहुत अलग तरह से लिखते हैं, परंतु उस समय का रामायण महाभारत जो लिखे गए उसमें भारतीय जीवन, कला, संस्कृति, साहित्य, वहाँ के राजनीति, तंत्र ज्ञान, पर्यावरण, सब तरह का वर्णन उसमें आता है रामायण और महाभारत में। उसके बाद बुद्ध महावीर का जीवन दर्शन हुआ, तो उन्होंने भी बहुत कुछ जो उपदेश के मार्गदर्शन किया मनुष्य जाति को, वो पाली भाषाओं में और स्थानिक भाषाओं में लिखा गया। तो वो भी इतिहास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। जातक कथाएं जो है उस समय की एक तरह की पौराणिक कथाएं इतिहास की तरह भी हम ले सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा स्रोत इतिहास का हम लोगों को मालूम होता है। इसके बाद ग्रीक संस्कृति का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो ग्रीक तो बहुत बड़ी संस्कृति हुई ग्रीक लोगों की, ग्रीस की संस्कृति, जिसमें जो ग्रीक जिनको हम यवन भी कहते हैं, हिंदी में यवन ऐसा भी कहते हैं, संस्कृत और मराठी में भी उसको यवन कहते हैं ग्रीक लोगों को। तो ग्रीक लोगों का तो संस्कृति तकरीबन 1000 साल तक है। आज का इटाली, सीरिया, वो जो पूरा यूरोप का क्षेत्र है वो ग्रीक लोगों के कब्जे में था। और उस समय पे इलियाड और ओडिसी ऐसे 2 महाकाव्य लिखे होमर ने। जैसे रामायण और महाभारत अपने इधर हुए भारत में, उस तरह से इलियाड और ओडिसी ये 2 महाकाव्य उस समय पे होमर जो कवि थे उन्होंने लिखे, जो कि ग्रीक कल्चर का बहुत एक अच्छा उदाहरण या उस समय की जीवन पद्धति का एक अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं। उस समय पे ग्रीक वॉरियर्स थे, उनके बारे में अनेक कथाएं लिखी गई। उस समय पे ग्रीक लोगों की देवी देवताएं सब उनके जो विचार थे उसके बारे में पौराणिक कथा जैसे लिखी गई। ग्रीक लोग जो थे उन्होंने लोह के टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त उपयोग किया। लोहे का उपयोग, उनके हथियार लोहे से बने थे, तलवारें लोहे से बनी थी, बाण लोहे से बने थे, और वो बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली भी थे। उस समय पे ग्रीक में जमींदारी जैसी प्रथा चलती थी, परंतु जो सामान्य लोग थे उन्होंने विद्रोह किया, और सुलान नाम का वहाँ का जो राजा था उन्होंने फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी, पुलिस, आज की पुलिस नहीं, पुलिस POLI, इस नाम का पुलिस डेमोक्रेसी, जो कि पूरी तरह से पुरुष लोगों के हाथ में थी, पुरुष प्रधान संस्कृति थी, इस तरह की डेमोक्रेसी उस समय पे सुलान के टाइम से शुरू हुई। ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे हिस्टोरियन, हीरोडोटस हीरोडोटस ने बहुत कुछ लिखा है। कुछ लोग तो हीरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। हिस्ट्री ये तो मूलतः ग्रीक वर्ड है, हिस्ट्री, हिस्टोरी। तो हीरोडोटस इन्होंने हिस्टोरी का सर्वप्रथम उपयोग किया। ये जो ग्रीक लोग थे ये बहुत बड़े वॉरियर्स थे और महत्वाकांक्षी थे, और उनके पास स्पार्टा की बहुत ताकतवर सेना थी, स्पार्टा की, और एथेंस की नेवी भी थी। तो ये नेवी और आर्मी इनके पास थी, और यही लोगों ने लैटिन भी बनाई। लैटिन लैंग्वेज जो आज का इंग्लिश है उसमें के कुछ अक्षर उसमें से निर्मित हुए लैटिन से। ग्रीक ये ग्रीक कल्चर जो थी, ग्रीक कल्चर ने बहुत कुछ दिया है। जैसे पाइथागोरस, इनको ग्रीस से एंशियंट टाइम में पाया जाता है। हीरोडोटस जो इतिहासकार है, फिर सोक्रेटिस भी यहाँ पे हुए, जो कि बहुत बड़े तत्वज्ञ माने जाते थे। उन्हें तो जहर देके मारा गया क्योंकि वो बहुत ही सत्य मार्ग से चलते थे। फिर उनके जो शिष्य हुए प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल, और जिनके चेले थे अलेक्जेंडर, जिन्होंने पूरे धरती पर राज करने का सपना देखा था और काफी हद तक वो पूरा भी हुआ था। अलेक्जेंडर जो निकले उस समय पे, तो अलेक्जेंडर ने सीरिया को पहले जीत लिया, उसके बाद इजिप्ट को जीत लिया, फिर पर्शियन बहुत बड़ा शक्तिशाली एम्पायर था उसके ऊपर हमला करके टुकड़े हुए थे, उस समय पर्शिया को जीत लिया और भारत तक अलेक्जेंडर पहुंचे थे। ये हम लोग इतिहास को जानते हैं। परंतु अलेक्जेंडर के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बने और ये ग्रीक लोग समाप्त हुए। हीरोडोटस जो थे, हीरोडोटस ने बहुत सारे युद्धों का वर्णन उस समय पे किया। और भी जो ग्रीक इतिहासकार हुए,
वो उसमें से यूथिडायस हुए, पॉलीबियस हुए, जेनोफेन हुए, हेलेरियस हुए, ऐसे उस समय के प्राचीन इतिहासकार ग्रीक में हुए। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से युद्धों का, राजाओं का, उस समय के जीवन का, कथाओं जैसा वर्णन किया। बहुत फ्लरिश वर्णन है वो। इतिहास जैसे आज के इतिहास की बहुत शास्त्रीय वैज्ञानिक भाषा उस तरह की तो नहीं, परंतु वो वर्णन तो जरूर है। ग्रीक लोगों ने इतिहास को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तो ग्रीकों का इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद धीरे धीरे ग्रीक एम्पायर जो था, ग्रीक संस्कृति जो थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद पर्शियन, एंशिएंट पर्शियन, पर्शियन लोगों की संस्कृति, पर्शियन एम्पायर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी ग्रीक लोगों के आसपास का ये एक समय है। 200 साल पर्शियन लोगों ने धरती पर एक तरह से राज्य किया, ऐसा मान सकते। सारे एशिया पे और पूरे यूरोप पर ये पर्शियन लोगों का बहुत प्रभाव था। ये पर्शियन एम्पायर या पर्शियन संस्कृति कैसे बनी? शुरुआत में जैसे हमने देखा कि मेसोपोटामिया थी, बहुत प्राचीन सभ्यता थी। वहां पे सुमेरियन लोग थे। सुमेरियन के बाद एमोराइड, हम्मुराबी का राज था। हम्मुराबी के बाद वहां पे छोटे छोटे राज्य बने और फिर पर्शियन लोगों ने उसको एक साथ किया, जीत लिया और पर्शिया का विस्तार हो गया। तो पर्शिया एक तरह से एम्पायर, बहुत बड़ा ऐसा एम्पायर कई साल तक रहा। पर्शियन वॉरियर्स बहुत ही उस समय पे नामचीन थे। उसमें से साइरस नाम का बहुत बड़ा राजा होगा, पर्शियन राजा। उसने सर्वप्रथम बेबीलोनिया को जीत लिया था। उसके बाद एनाटोलिया को उसने जीत लिया और फिर उसने मेसोपोटामिया का कई सारा क्षेत्र जीत लिया, जिसमें से ईरान, इराक, पैलेस्टाइन सब उसके कब्जे में आया था। इस तरह का ये साइरस बहुत पराक्रमी राजा था। उसके बाद उसका जो लड़का था उसने इजिप्ट को जीत लिया। ये जो लड़का है तो बहुत ही बड़ा वॉरियर था, जो कि 300 मूवी है, उसमें भी उसको उसके बारे में दिखाया गया है। बहुत ऐसा लंबा चौड़ा जो वॉरियर दिखता है, वही वो इसका लड़का था। उसके बाद उसने इजिप्ट को तो जीत ही लिया और इनके पास मेसोपोटामिया भी आया था। तो इसके कारण तुर्क, ईरान, इराक, कुवैत सब उनके कब्जे में आए। इनके बाद दारियस नाम का राजा है। दारियस, दारियस तो हिंदू कुश तक पहुंचा था, आसिया तक पहुंचा था, हड़प्पा संस्कृति तक इसका प्रभाव था दारियस का। तो इस तरह से ये पर्शियन एम्पायर हड़प्पा संस्कृति के समय तक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर रहा। धीरे धीरे वो कमजोर होता चला गया और जैसे अलेक्जेंडर ग्रीक से निकला तो अलेक्जेंडर ने पर्शियन को पराभूत किया। पर्शियन और ग्रीक की हमेशा लड़ाइयाँ होती। पर्शियन लोग बहुत शक्तिशाली थे उस समय पे और पर्शियन चाहते थे कि ये ग्रीक को अपने कब्जे में ले ले। तो 200 साल ये लड़ाई है। हमेशा पर्शियन शक्तिशाली रहते थे और ग्रीक उनसे मुकाबला करते रहते थे। पर्शिया और ग्रीस, इनके अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो उसका सभी वर्णन हीरोडोटस ने किया है। हीरोडोटस भी कुछ लड़ाइयों को देखने को जाते थे और वो लिखते थे हीरोडोटस। तो हीरोडोटस ने ये सब वॉर्स का, लड़ाइयों का वर्णन किया है। उसके बाद पर्शियन साम्राज्य समाप्त हो गया। अलेक्जेंडर ने एक विश्व जीतने की मुहिम निकाली, जिसमें उसने सबसे पहले सीरिया को जीत लिया, फिर इजिप्ट को जीत लिया और फिर धीरे धीरे जो कमजोर होता गया था पर्शियन एम्पायर, उसको भी अलेक्जेंडर ने जीत लिया और अलेक्जेंडर भारत तक पहुंचा था। पोरस को भी उसने जीत लिया था और परंतु उसके बाद में अलेक्जेंडर निकल गया और मैसिडोनिया में उसका अंत हो गया। पर्शियन एम्पायर जो था अलेक्जेंडर ने एक तरह से समाप्त कर दिया। रोमन कल्चर भी एक महत्वपूर्ण कल्चर है। वास्तविक तो रोमन एम्पायर्स ये माने जाते हैं। रोमन, आज का जो इटली है वहां पे ये रोमन लोग हुए। लैटिन ट्राइब्स इसमें ज्यादा थी। उनका क्षेत्र जो था इटली, मैसिडोनिया, फिर अलेक्जेंडर का जो मैसिडोनिया का एरिया है वो था, सिसिली था, ग्रीस उनके कब्जे में था, नॉर्थ अफ्रीका पूरा नहीं, नॉर्थ अफ्रीका उनके कब्जे में था, इजिप्ट, पेनिसुलिया उन्होंने जीत लिया था, जिसे मेडिटेरियन रीजन हम कहते हैं, वो उन्होंने जीत लिया था।
हम जो ग्लैडिएटर्स मूवी देखते हैं उसमें जो तलवार से लड़ने वाले जो खूंखार योद्धा है वो ये रोमन है। रोमन मतलब बहुत शक्तिशाली योद्धा है। और ये रोमन एम्पायर जो फैला, तो ये रोमन एम्पायर में दो अपने को एक ऐसे स्टेप्स दिखते हैं। तो पहला जो फेज है उसका, तो 500 बीसी से 280 बीसी तक आता है, जिसमें रिपब्लिक था रोम में। एक तरह का डेमोक्रेसी जैसा माहौल था, रिपब्लिक। इटाली उसमें प्राप्त किया था, ग्रीक की कुछ वसाहत उसमें, सेटलमेंट्स उसमें आई थी। और प्यूनिक वॉर्स उस समय पे हुए थे, जिसमें एक काफी संघर्ष हुआ था। ये जो रिपब्लिक डेमोक्रेसी जैसा वहां पे बना था, उसमें सभा के रोम लोग थे, रोमन लोग जो थे उसमें ऊंचे वर्ण के लोग और कुछ सामान्य लोग थे, उनमें संघर्ष हुआ। और उस समय पे जो किसान थे वही सैनिक का काम करते थे, और वो उच्च और सामान्य लोग, उनके अंदर संघर्ष ये रिपब्लिकन के समय में ही हुआ। और रिपब्लिक में जो कि एरिस्टोक्रेट थे, उच्च वर्ग के लोग थे, तो उनके जैसा ही शक्ति और अधिकार अपने को मिले, इसके लिए ये सामान्य लोगों ने, किसान और जो बाकी सामान्य लोग थे, उन्होंने संघर्ष किया। फिर दूसरा फेज आता है। दूसरा फेज 280 बीसी से 27 बीसी तक है, जिसमें बहुत तीन बड़े बड़े वॉरियर्स दिखते रोमन एम्पायर में, जैसे ऑगस्टस हो, जूलियस सीजर और सोला हो। ये एक तरह से वॉर लॉर्ड्स हम कह सकते हैं, भयंकर बड़े योद्धा, शक्तिशाली राजा थे। तो ये दिखाई देते। इस समय पे, इनके समय पे जो किसान लोग थे वो सैनिक नहीं बन रहे थे, क्योंकि पेड आर्मी इस समय से निकला शुरू हो गया कि पैसे देके सैनिक, पगार दिया जाता था, सैनिकों को वेतन दिया जाता था, और कुछ चीजें जीतने के बाद वो सैनिकों को और उसमें से धन दिया जाता था। इसके लिए सैनिकों का महत्व बढ़ा। और उस समय पे बहुत बड़े बड़े रोमन योद्धा तैयार हो गए, और वो जो वॉर्स तैयार हो गए, उन्होंने वॉरियर्स जो तैयार हो गए, उन्होंने बहुत बड़े पराक्रम उस समय पे दिखाए। उन्होंने जो टुकड़े हुए थे छोटे छोटे ग्रीक के, उनको जीत लिया, इजिप्ट को जीत लिया, पर्शियन भी जीत लिया। ये वॉर लॉर्ड्स जो थे बहुत शक्तिशाली थे, जिसमें पॉम्पे, क्रैक्सी और जूलियस सीजर, ये जो तीन लोग थे ये बहुत शक्तिशाली बने, क्योंकि उस समय पे रिपब्लिक थोड़ा सा वीक हुआ था और लोगों ने रिवोल्ट किया था रोमन रिपब्लिक के खिलाफ। तो इसके बावजूद रिपब्लिक के ओवर कंट्रोल करने के लिए उस समय पे पॉम्पी, क्रैक्सी और जूलियस सीजर, ये तीन योद्धा एक साथ आ गए। अबे ये तीन लोगों ने पूरी तरह से रोमन एम्पायर पे अपना प्रभाव निर्माण किया, परंतु क्रैसस जो था, क्रैसस की हत्या हो गई। दो ही बचे फिर, जूलियस सीजर बचे और पॉम्पी बचे, और वो दोनों में वॉर हो गया, जिसमें जूलियस सीजर विजयी हो गया और पॉम्पी की हत्या कर दी गई। वो इजिप्ट को भाग गया था, वहां पे उसकी हत्या कर दी गई। और फिर जूलियस सीजर ये 10 साल तक रोमन एम्पायर को अपने कब्जे में लेके रखे थे, परंतु 10 साल के बाद उनकी भी हत्या हो गई। उसके बाद सत्ता के लिए रोमन एम्पायर में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें ऑक्टेरियन सीजर, जूलियस सीजर का जो भांजा था, उसने मार्क एंटोनी के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। मार्क एंटोनी जो था वो भाग गया इजिप्ट में, वहां पे बहुत सुंदर क्लियोपात्रा रानी के साथ उसका प्रेम हो गया। दोनों ने एक साथ सेनाएं बनाई, परंतु वो दोनों, मार्क एंटोनी और क्लियोपात्रा की सेना हार गई, और ऑगस्ट ऑक्टेरियन जीत गया। ऑक्टेरियन ने फिर बाद में खुद को ऑगस्टस नाम की उपाधि ली, और ऑगस्टस ने एक बड़ा दीर्घकालीन रोमन एम्पायर पे राज किया। उस समय पे उसने राजा, सेनेट और ये सब वैसा ही रखा, सैनिक वैसे ही रखे। परंतु उसके बाद, ऑगस्टस के बाद, धीरे धीरे रोमन एम्पायर टूट गया। रोमन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इतिहास नहीं लिखा जैसे ग्रीक लोगों ने लिखा है, परंतु ग्रीक लोगों ने रोमन लोगों के बारे में अच्छी तरह से लिखा है। कुछ लोग हो गए रोमन इतिहासकार जिन्होंने उनके राजाओं का वर्णन किया है, परंतु रोमन में ऐसे बहुत सारे इतिहासकार नहीं हो गए उतने अच्छे जैसे ग्रीस में हो गए। परंतु ये जो रोमन लोग थे, ये रोमन लोगों ने स्वाभाविक वॉरियर करके दुनिया में अपना एक नाम छोड़ा है। उसके बाद जो प्राचीन संस्कृति है, और एक माया, माया संस्कृति भी बहुत प्राचीन संस्कृति है। ये जो माया संस्कृति है, ये आज का जो
अमेरिका है वहां पाई जाती है। मैक्सिको या जो अमेरिका का बड़ा क्षेत्र है वहां पे अलग अलग तरह की ट्राइब्स रहती थी, जिसको ब्रिटिश लोगों ने रेड इंडियंस ऐसा नाम दिया। तो वो वहां पे रहती थी, वो आत्माओं को मानती थी, परमात्मा पर उनका विश्वास था, और जो आध्यात्मिक प्रमुख थे वही राजा की तरह माने जाते थे। और पेड़ पौधों में भी वो एक तरह से ईश्वर परमात्मा रहता है ऐसा विश्वास करते थे। तो ये माया संस्कृति थी। और ये माया संस्कृति में तो बहुत कुछ घटा है, वो लोगों के अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग किस्से हैं, कहानियां हैं, परंतु अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति, इसके कारण उसके लिखित सोर्स कम है। और उस समय के लोगों ने तो उतना लिखा नहीं था कि जो एक इतिहास का स्रोत करके मिल पाए। इसके लिए जो भौतिक सोर्सेस है, वो भौतिक सोर्सेस, मटेरियलिस्टिक सोर्सेस से माया संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है। बाद में तो जैसे आधुनिकीकरण हुआ तो वैसे ब्रिटिश गए, स्पेनिश गए, और उन्होंने ये लोगों को धीरे धीरे खत्म कर दिया, और वहां पे आज का अमेरिका बन गया। माया संस्कृति तो बहुत फैली हुई थी, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, नॉर्थन ब्राजील तक, वेस्टर्न एंडोवर्स भी उनके पास में था। पर बाद में ब्रिटिश, स्पेनिश, कुछ फ्रेंच हो गए, वो वहां पे गए, और उसके बाद अमेरिका का फ्रीडम मूवमेंट हुआ, स्वतंत्र युद्ध, और फिर अमेरिका बना। एंशंट अरब लोगों की भी अपनी एक कहानी है। एंशंट अरब लोग, अरब तो संस्कृत में भी एक शब्द है, अरबपति कहते हैं हम लोग। ते एक तरह से अमीर लोगों के लिए, व्यापारी लोगों के लिए, घूमने फिरने वाले लोगों के लिए शायद ये शब्द बना होगा, अरब। परंतु ये अरब जो थे, ये तो बाइबल में भी उनका उल्लेख है, और भी कुछ टेक्स्ट मिलते हैं उनमें भी उनका उल्लेख है, ईसा पूर्व। और ये नॉर्मैडिक, घूमने वाले लोग थे। सीरियन डेजर्ट जो है वहां पे ये लोग रहते थे, अलग अलग देशों में जाते थे, और वो वहां पे घूमते घूमते अपने एक सब व्यापार को करते थे। अलग अलग तरह का व्यापार वो लोग करते थे, जिसमें अगर हम लोग देखते तो उनका जो व्यापार था, तो व्यापार में वो मसाले का व्यापार करते थे, भारत से मसाला भी लेके जाते थे। अरबी घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे, वो घोड़ों को बेचते थे, तलवार बेचते थे, और सोने का भी व्यापार करते थे, उनके जो गालीचा होता है उसका भी व्यापार करते थे। इस तरह के अरब लोग थे, घुमक्कड़ लोग थे ये अरबी लोगों में। वैसा देखे तो बाद में कुछ इजिप्त में भी ये लोग रहते थे, और अलग अलग एशिया तक वो फैले हुए थे। जैसे इस्लाम की स्थापना हुई तो इस्लाम का स्वीकार इन्होंने किया, और फिर इस्लाम के आइडियोलॉजी से जो जो लेखन जिन्होंने किया, मोहम्मद रसूल हुए, इब्न हिशाम हुए, मूसा अल अकबर हुए, उन्होंने ये सब लिखा, सब लेखा जोखा क्या, उसमें से कुछ ऐतिहासिक लेख जैसे भी कुछ मिलते हैं। उस तरह के अरबी लोगों का भी एक समय रहा, तो उन्होंने वो उनके इस्लाम में आने के बाद उसमें कुछ लिखा पाया जाता है। अब मध्य युग की शुरुआत हो जाती है। इस्लाम का वो एक आरंभ था, तो इस्लाम जैसा मोहम्मद प्रेषित साहब ने निर्माण किया, उसको फैलाया, तो वो एक समय था कि सारी धरती पर इस्लाम स्प्रेड होता गया, फैलता गया, अफ्रीका तक गया, यूरोप में वो फैल गया। उसमें ऑटोमन लोग जो थे, ऑटोमन ने भी बहुत अच्छा काम किया। ऑटोमन वॉरियर्स, उस्मान जो था, तो उस्मान सुल्तान ने बहुत अच्छा उस समय पे प्रसार किया इस्लाम, और भी कुछ प्रवासी भी उस समय पे थे। ये मध्य युग का जो कालखंड है, उसमें अगर हम लोग देखें तो इतिहास अलग तरह से लिखा गया है। अखबारात थे हमारे यहाँ पे, सुल्तान डायनेस्टी हुई, मुगल डायनेस्टी हुई, और महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज का मराठों का राज था। सिख लोग हुए, सिख लोग, जाट लोग हुए, तो ये सब लोगों ने उस समय पे मध्य युग में अपना कार्य किया। उस समय पे अखबारात, ये बहुत, जैसे कि कुछ दरबार में कुछ लिखा जाता था तो न्यूज़पेपर की तरह अखबारात ये थी। मराठाओं के इतिहास में बखर लिखी गई, जैसे कहानियां रहती थी, अलग अलग छोटी छोटी कहानियां, जैसे शिव छत्रपति के कहानी सभासद बखर में लिखी गई। पानीपत का जो युद्ध हुआ उसकी पानीपत की बखर लिखी गई। तो इस तरह से ये उस समय पे इतिहास को लिखा जाता था। राजपूत किंगडम्स हुए, उन्होंने भी एक तरह के, उनके भी कुछ लेखन साहित्य इतिहास की तरह मिलते हैं। तो ये इतिहास अलग अलग तरह से लिखा गया।
उसमें कुछ प्रवासी भी हुए, जैसे प्रवासी घूमते थे तो वो प्रवासी भी लिखते थे, और वो प्रवासी लोगों का प्रवास वर्णन जो विदेश यात्राएं थी उसमें भी इतिहास को पाया जाता है, इतिहास उसमें भी मिलता है प्रवास वर्णनों में। परंतु जो बखर एक तरह की कहानियां लिखी गई, वो कहानियां तो इतिहास नहीं, परंतु इतिहास का एक सेकेंडरी सोर्स हम उसको कह सकते हैं। फिर मॉडर्न समय आता है, आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में हम लोगों को मालूम है कि किस तरह से ब्रिटिश लोग दुनिया भर फैले हुए थे, फ्रेंच फैले हुए थे। औद्योगिक क्रांति जैसे निर्माण हुई, पहला ब्रिटेन में, फिर वो यूरोप में फैल गया और फिर अमेरिका और सारी दुनिया में फैल गई। ये छोटे छोटे देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नेदरलैंड। तो ये लोगों ने अपने औद्योगिक क्रांति से निर्मित जो भी उत्पादन थे उसको बेचने के लिए अलग अलग कॉलोनीज बने, वसाहत बने। चीन में, भारत में ब्रिटिश लोग जैसे आ गए, हांगकांग में ब्रिटिश लोग गए, भारत में तो उनका उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कुछ राज्य किया एक तरह से। तो उस समय पे कॉलोनियल हिस्ट्री, मतलब ब्रिटिश लोगों के प्रभाव में आके हिस्ट्री लिखी, और कंपनी का राज्य जैसे खत्म हुआ, वैसा ग्रैंड डफ जो महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने भी मराठाओं का इतिहास लिखने का प्रयास किया। उस समय पे दुनिया भर नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ी होगी, ब्रिटिश लोग या अन्य लोग जिन्होंने कब्जा किया था अन्य लैंड्स पे, वहां पे नेशनलिस्ट मूवमेंट आ गई, वर्ल्ड वॉर हो गई, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध हो गया। तो उस समय पे नेशनलिस्ट हिस्ट्री लिखा गया, अपने देश के बारे में, अपने नेशन के बारे में प्राइड रखते हुए लिखा गया। भारत में वीर सावरकर जो थे, उन्होंने 6 सुनहरे पन्ने नाम का इतिहास लिखा है। 1857 का स्वतंत्र समर, ऐसा एक पेट्रियोटिक राष्ट्रभक्ति का इतिहास लिखा है। वो दौर था वो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स का। इसी समय में औद्योगिक क्रांति के कुछ दुष्परिणाम भी हुए थे, जैसे अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर। तो वो सब समता लाने के लिए मार्क्स हिस्ट्री ये लिखा गया। कार्ल मार्क्स ने अपना एक दर्शन दिया जिसको हम मार्क्सवादी कम्युनिज्म कहते हैं, उससे प्रभावित होकर इतिहास लिखा गया। तो उस समय का, मॉडर्न टाइम्स का, 18वीं 19वीं सदी का वो इतिहास है। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में हम आते हैं, तो 20वीं सेंचुरी में एक तरह की अलग अलग जो क्रांतियां हुई, इनका इतिहास लिखा गया। छोटे बड़े जो रीजन थे उनका इतिहास लिखा गया। और आइडियोलॉजीज का वो युग था, साम्यवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, ऐसे अलग अलग तरह के आइडियोलॉजीज का वो दौर था। तो उससे प्रभावित होके इतिहास लिखे गए, चाहे वो क्रांति के इतिहास हो या वो कोई युद्धों के इतिहास हो, वह कैसा जीवन रहे, जीवन शैली के भी अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज थी। तो उस आइडियोलॉजीज से प्रभावित होकर भी इतिहास लिखे गए। इसके बाद जो नया दौर, आज का जो दौर है, टेक्नोलॉजी का जो दौर है, इसमें मेमोरी स्टडीज, डिजिटल हिस्टोरियंस, इनका ये दौर है। नए नए ट्रेंड्स भी आ रहे, डिजिटल ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट हिस्ट्री, इस तरह से भी लिखा जा रहा है, कोडिंग हो रहा है सब इतिहास का। और अपनी जो मेमोरीज है जिससे अपना जीवन चलता है, वो मेमोरीज के आधार पर भी इतिहास लिखे जाते हैं। तो इस तरह का ये भी इतिहास चलता रहा है आज के तारीख में। और फ्यूचरोलॉजी यानी भविष्य में किस तरह का मनुष्य का इतिहास होगा, ऐसे भी कुछ इतिहास के लेखन आजकल हो रहे हैं। तो ये सब ऐतिहासिक बैकग्राउंड है जिसको हमने देखा अभी तक, किस तरह से इंसान अपने आरंभिक दौर में था, उसके बाद किस तरह से पुराने कल्चर्स में था, चाहे वो बेबीलोनिया के हो या अन्य भी सब, इंडस सिविलाइजेशन इजिप्ट की हो, चाइनीज लोग हो, वैदिक लोग हो, ग्रीक माइथोलॉजीज हो, पर्शियन, रोमन, मायन साम्राज्य हो, अरब लोग हो, और फिर मध्य युग कैसे शुरू हो गया, उस समय पे इतिहास कैसे लिखा गया, और आज मॉडर्न समय 20वीं सेंचुरी और नए ट्रेंड्स किस तरह के इतिहास के, तो ये हमने सब तरह से देखे। तो इस तरह का ये इतिहास है। तो कुछ इतिहास लेखन को, संशोधन को सीखते समय कुछ चीजों को हम लोगों को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक समय के जो हिस्टोरियंस हुए अलग अलग देशों के, संस्कृतियों के, उनके अगर आप उनकी जानकारी लेते तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये विषय आत्मसात होगा स्वयं अध्ययन से।
प्रैक्टिस से इसको और एक अच्छी कुशलता से आप संशोधन कर पाएंगे, और इसका जो पूरा जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आप ध्यान में रख पाएंगे। तो इस तरह से पूरा जर्नी, पूरा इतिहास का जर्नी, इतिहास संशोधन का, इतिहास लेखन का, इतिहास की अभिव्यक्ति का आज अभी आपने जान लिया है कि जो कि बहुत ही अच्छी तरह से एक अपने पूरे मनुष्य जाति का एक संक्षेप में एक उदाहरण की तरह, प्रवाह की तरह आपने इसको जान लिया। इतिहास संशोधन करते तो हर समय पे किस तरह से इतिहास ये विषय चलता आया, किस तरह से मनुष्य ने उसको एक्सप्रेस किया, लिखा, संवर्धित किया, ये इसमें हमने जान लिया। इतिहास संशोधन का, इतिहास लेखन का पूरा पृष्ठ पार्श्वभूमि, उसका इतिहास हमने इसमें जान लिया है। ये बहुत ही उपयुक्त है, बेस्ट है, फाउंडेशन है आगे आने वाले संशोधन के लिए। धन्यवाद।